पता है, पहली बार मैं पीपीटी लेके आया हूँ क्लास में। पता है कि नहीं? हम्म। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ध्यान से मतलब ध्यान से। एकदम सब कुछ छोड़ दो उस टाइम पे। सुनना। मयंक बच्चे, अपना ना थोड़ा सा आप वो सही कर लीजिए जहां पे आप बैठे हैं, बिकॉज आपके ना डिवाइस पर डायरेक्ट पीछे से लाइट पड़ रही होगी, रिफ्लेक्ट करेगी, आंखों को नुकसान करेगा वो। हाँ, ये सही है। गुड। मयंक गुप्ता, कहाँ से हैं आप? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। सर मैं यूपी से हूँ और एक्चुअल मतलब मैं अभी क्लास ही करी थी इंग्लिश की, तो अटेंड मैंने लिंक देखी तो मैंने फिर ज्वाइन कर ली। ओके, यूपी में कहाँ से? सर मैं यूपी में महोबा पड़ता है, झांसी के पास में। महुआ से हो आप? ओके। महोबा। महुआ से हो आप? हाँ, ऑलराइट। अभी सर मैं देहरादून में रह रहा हूँ। तो यूपी से देहरादून कहाँ चले गए? तो देहरादून में रहने आ गया, तो थोड़ा घर से डिस्टर्ब वगैरह ना हो इसलिए। इतना डिस्टर्ब होता है घर पे? हाँ वाह हाँ। यार। सही है। यस सर। चलिए, सबसे पहले ध्यान से सुन लो सब लोग। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस क्लास में नए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे आर्टिकल 74 तक डिटेल में पढ़ रखा है। डिटेल में मतलब उसकी एक एक चीज मैंने खोल के रख दी आपके सामने। अब सुनना ध्यान से। आज की क्लास में, ठीक है, 50, 51, 52, 60, 61, 63, 74, यहां तक मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज करवाऊंगा 15-20 मिनट के अंदर। और इसमें कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा, उसको चुपचाप कॉपी में नोट डाउन कर लेना सभी लोग। ठीक है? प्लस जो ऐसे बच्चे हैं, सर जो है आर्टिकल 52 आप पढ़ा ही रहे थे तो थोड़ा सा वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हमें बता देते। ऐसे जो भी बच्चे हैं उन्हें पॉलिटी की क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले एक सेकेंड, मैं इसी चीज को क्लैरिफाई कर दूं। सैनी, इनको अपना फिजिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लासेस का एक्सेस कब तक मिल जाएगा? सर फिजिकल ज्योग्राफी का तो उसी दिन दे दिया था ना। नाइट के अंदर ही मैंने बोला था ना आपको कि मैंने पूरा एक्सेस दे दिया है इसमें। आपके पास है एक्सेस? यस सर है। तो नालायको कंप्लीट कर लो उसको, बैठे क्या हो? ओके 35 सर। लेक्चर है, 35, उसको कंप्लीट कर लो। ओके सर। ठीक है? यस सर, यस सर। जी। और पॉलिटी का कब तक मिल जाएगा? पॉलिटी का पॉलिटी का भी आज नाइट के अंदर बहुत अच्छे। 1 बजे देखो तक। भैया, पॉलिटी के हो गए टोटल 14 लेक्चर्स। कितने? 14 लेक्चर्स हो गए। 14 ठीक लेक्चर। है, पॉलिटी के। ये है लेक्चर यस नंबर सर। 15, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अब डिस्कस करने वाला हूँ। 14, 15, 16, 17, 4-5 क्लास इस पे जाएगी। उसके बाद गवर्नेंस वाला पोर्शन आपका रह जाएगा, प्रियम्बल एंड सोशल जस्टिस। ठीक है? तो लगभग आप 3-4 क्लास उस पे मान लो। तो आज कितनी तारीख है? टुडे इज 9। 15-16 तक आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस बैच में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप भी साथ में पढ़ोगे। आपके बैच में इंडियन ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपका भी सिलेबस साइड बाय साइड कवर होता रहेगा। ऑल राइट? ओके सर। यहां पर मैं जितनी भी बातें आपको बताऊं, जितनी भी बातें नोट करने के लिए बोलूं, उसको नोट करते हुए चलना। जो नए बच्चे हैं वो तो स्पेसिफिकली नोट करेंगे। आप पूरा का पूरा आर्टिकल 50 से एज इट इज नोट करते जाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन वगैरह मैंने आपको पढ़ाया जरूर है। क्यों भाई? जो बच्चे पढ़ चुके हैं, हेलो 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 यस हेलो। सर। यस यस सर। सर। हाँ, यस यस आवाज सर। जाए तो सर। बताना। मैं ये कह रहा हूँ, यस जो सर। बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें इलेक्शन वगैरह समझ में आ गया ना? यस सर। यस यस सर। सर। क्वेश्चन उससे बहुत कम आता है। यस सर। फूले भटके पूछेगा तो पूछेगा। ऑल राइट? आज की क्लास से जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, पूरे पूरे चांसेस हैं कि एग्जामिनेशन में उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है? तो उसको तो एकदम मतलब नोट करके चिपका लेना दीवार के सामने। आप सुनो ध्यान से। आर्टिकल 74 के बाद मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करना वापस से स्टार्ट करूंगा। तो जो भी नए बच्चे हैं वो ये मान के चलें कि आज की क्लास में वो 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 पे खत्म करेंगे। लास्ट में कुछ बहुत ही निहायती बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो ये सब भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ऑल राइट?
चलिए स्टार्ट करें। यस सर। सर यस सर। सर ये कौन सा लेक्चर है? 15 लेक्चर नंबर 15 15। लेक्चर 15। इससे पहले की सभी चीजें याद है आपको? यस सर। yes sir एवरीवन, yes sir यस सर। यस सर। लेक्चर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 50 to 100। आर्टिकल्स। आज की क्लास में सर हम आर्टिकल 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। कहां तक? आज की क्लास में बच्चे हम आर्टिकल 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ऑल राइट, यस सर। क्लियर है? चलिए yes sir स्टार्ट करते हैं सर एक बार वापस से आर्टिकल 50 से। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो। आज मैं आपको एकदम वकीलों वाली भाषा में पढ़ाऊंगा। तुम्हें आज ये भरोसा हो जाएगा कि आंजनेय सर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। चलो, नहीं हो तो क्या हुआ, भरोसा तो हो जाएगा आपको। चलिए आर्टिकल 50 से डिस्कस करते हैं सर। आर्टिकल 50 क्या कहता है? सबसे पहले थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझिए। सिर्फ मेरी बातों को सुनना एंड उसको लिखने की कोशिश करना, नहीं तो ये भी टीप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में कंसेप्ट क्या चलता है सर? इंडिया में कंसेप्ट क्या चलता है सर? इंडिया में कंसेप्ट चलता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। किसका? सेपरेशन ऑफ पावर्स का, राइट? किसके किसके बीच में सर? सेंट्रल के बीच में और स्टेट के बीच में। फिर स्टेट भैया अपनी लोकल गवर्निंग बॉडीज को कुछ ना कुछ पावर दे देती है, जिसको हम पंचायती राज वगैरह सिस्टम इन सब में देखते हैं, राइट? क्लियर है? सुनना, इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री के लिए यदि किसी एक ही इंसान के हाथ में पावर होगी तो हमारा भी हाल पाकिस्तान जैसा होगा। यस सर। राइट? इसीलिए इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि भैया कुछ पावर सेंट्रल के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल और स्टेट के पास सिमिलर पावर्स हैं। मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों पार्टिसिपेट करके किसी ना किसी सब्जेक्ट में कानून बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा उसका एग्जाम्पल देना चाहेगा जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, दोनों कोलैबोरेट करके कानून बना सकते हैं। sir national park हाँ, नेशनल पार्क इज अ गुड एग्जाम्पल। लेकिन एजुकेशन। कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है? आर्मी हो गया। आर्मी हो गया। फाइनेंस हो गया। एटॉमिक एनर्जी हो गया। कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है? स्टेट पुलिस। state police लोकल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि इंडिया, हमारी जो कंट्री है दैट इज भारत, वो चलती है सर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर। क्या अभी के लिए आपको ये बेसिक समझ में आया? यस सर। अब सुनना ध्यान से, इसमें लाइन क्या लिखी है? इसमें लाइन क्या लिखी है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। भैया ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? जुडिशियरी। दूसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव। इसको समझना ध्यान से। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे स्टेट में जो जुडिशियरी है उसके पास अपनी पावर्स हो और ऐसी पावर्स हो जिसका वो यूटिलाइजेशन कर पाए बिना किसी दबाव के। सर मतलब क्या है? मतलब ये है कि जुडिशियरी एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ भी नहीं। सर अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, तीन टाइप की बॉडीज होती है आपकी। लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाते हैं,
दे आर कॉल्ड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव, जो भैया उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप अभी जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके बाद आप किस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में जाओगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी में। एग्जीक्यूटिव में जाओगे। किस में जाओगे? एग्जीक्यूटिव में जाओगे। एंड थर्ड organ which is independent is called judiciary. Is called judiciary. फेडरलिज्म वाले चैप्टर में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि जुडिशरी बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो चेक्स एंड बैलेंसेस रख पाए किसके ऊपर एंड किसके बीच में? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्योंकि यदि जुडिशरी नहीं रहेगी तो लेजिस्लेटिव अपनी मनमानी करेगी, एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करेगी, राइट? तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पास जो पावर्स हैं उस पावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हो और उस पावर का वो बिना किसी दबाव के यूटिलाइजेशन कर पाए। इसीलिए आर्टिकल 50 में ये बात कही गई है, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। 2014 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की चर्चा की गई थी, या उन्होंने बेसिकली चर्चा की थी। उन्होंने क्या चर्चा की थी सर? कि जो हमारी जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी है उसको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 की जो अमेंडमेंट हुई थी, इसके बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया। सर कैसा डिस्टिंक्शन? पहले क्या होता था, सुनना ध्यान से। पहले क्या होता था कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, जैसे आप डीएम भी बोलते हो, जो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके पास सर दोनों टाइप की मैजिस्ट्रेट पावर्स होती थी। यानी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी वही होते थे एंड जुडिशरी मैजिस्ट्रेट भी वही होते थे, उनके पास दोनों की पावर्स होती थी। बट बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 अमेंडमेंट इस डिस्टिंक्शन को क्रिएट किया गया कि भैया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अलग होंगे एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे। व्हाट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? जो भैया कोर्ट वगैरह में आपके जज साहब बैठते हैं। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी आप कह लो। ओके सर। ठीक है, तो इसमें सर हमने टोटल कितनी चीजें डिस्कस की? इंडिया सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पर चलता है। आर्टिकल 50 में किसकी बात कही गई है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। 2014 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ने इस बात को धल्ले से रखा पूरा। एंड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 अमेंडमेंट इस डिस्टिंक्शन को प्रॉपर्ली क्रिएट किया गया कि भैया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज डिफरेंट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज डिफरेंट टू वैलिडेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको कहते हैं वकील। चलो इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। एवरीवन, ये थी सर आर्टिकल 50 की डेप्थ। क्लियर है आपको? इसमें वो सब नोट कर लेना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 अमेंडमेंट एज वेल एज 2014 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सर एक बार रिपीट। अरे मैं लिख ही दे रहा हूँ, रिपीट। हाँ सर लिख दो। एक तो ये याद रखना 2014 वाला, एक तो मैं याद रखना 1973 वाला। भैया 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें क्या होता है सर? अमेंडमेंट। क्या होती है? अमेंडमेंट। क्या होती है सर? अमेंडमेंट। ऑलराइट,
जिससे बेसिकली होता क्या, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट की जाती है। पता है यूपीएससी ना थोड़ी सी चालाक है। अब आज तुम्हें लग रहा होगा कि सर का मूड अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया, सर पीपीटी लेके आए। मैं जियो साइंटिस्ट के पेपर देख रहा था पिछले 3-4 साल के। पता है यूपीएससी ने किया क्या है? उन्हें कहीं से पता चल गया कि मैं भी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो हुआ क्या, ये भी उन्हें खबर लग गई कि यार मैं आर्टिकल्स को बहुत आसानी से समझा देता हूं देसी लैंग्वेज में। मैंने पढ़ाना शुरू किया 1 साल पहले, उन्हें खबर लग गई 3 साल पहले कि ऐसा कोई बंदा आएगा। तो उन्होंने क्या किया है, वो डायरेक्टली वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको स्टेटमेंट में यही मिल जाएगा, फिर पूछेगा इसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है ना। तो एक बार यदि आप थोड़ा सा गो थ्रू करके जाएंगे तो आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बाकी मेरे को कोई शौक नहीं है एक दिन टाइम लगा के पीपीटी बनाने। चलिए आर्टिकल 50 क्लियर है? यस सर। 51 की तरफ बढ़े। यस सर। यस सर। देख रहे हो आर्टिकल 51, इसमें मैंने तुम्हें कितना सिंपल बताया था कि इंडिया आर्टिकल 51 के तहत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। यह है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51। देख रहे हो तुम्हें? यस सर। पढ़ना जरा इसको, कोई रीड करो उसको। चलो मैं रीड करो उसको। The promotion of the international peace and security, the states shall invest to and promotive international peace and security and the maintain just and honorable रुको रुको, relation. बैंक Yes, बैंक sir. वेट, Yes, sir. आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है Yes, sir. तो आपका दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। कोई नहीं, अंग्रेजी आ रही है ना Yes, sir. समझ में थोड़ी बहुत? यस सर, आ तो रही है सर, अब मतलब पहले नहीं आती थी सर बिल्कुल भी। नहीं, सीखनी पड़ेगी। एक तो देहरादून में यस जाके रहते हो तुम। यस सर, मैं सीख ही रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास में हूँ अभी, अभी भी खत्म ही की थी क्लास। कहाँ से पढ़ रहे हो आप इंग्लिश? सर मैं यहीं पे मतलब स्पीकिंग का कोर्स लिया है थोड़ा सा, BOCC 21 किया था मैंने सर। 21 नहीं 31 होता है वो। 21। 21 किया था आपने? अच्छा, हाँ बीओसीसी 21। 21 किया है आपने? यस सर, यस सर। माय गुडनेस, चलो बहुत अच्छे। यस सर। हाँ भाई अंग्रेज, नितिन पढ़ो इसको हाँ जी सर। जल्दी Article थोड़ा। 51, promotion of international peace and security. The state shall endeavor to, point A, promote international peace and security. Point B, maintain just and honorable relations between nations. Point C, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another. And point D, encourage settlement of international disputes by arbitration. अब सुनना, इस पूरी राम कहानी का सिर्फ इतना सा मतलब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज बहुत अटक है सर। मेरी धतूरी यार आ जाएगी। हेलो हेलो हेलो। अब आई यस सर सर। आवाज। यस सर, आने लगी आवाज। गुड। मैं ये कह रहा था, इस आर्टिकल का, इस राम कहानी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भारत इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ इसी आर्टिकल के तहत भारत किसका मेंबर बना है? यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएनओ। कहने को यूएनओ एक ऐसी संस्था है जो पीस को प्रमोट करती है। सीधी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका का पालतू कुत्ता है यूएनओ। ठीक है? पालतू कुत्ता कैसे अपने मालिक की सारी बात मानता है, सेम गोस फॉर यूएनओ। किसी भी मैटर को यदि आप यूएनओ में लेके गए, फिर भूल जाना कि वो मैटर कभी सॉल्व हो सकता है। ठीक है? फिर भूल जाना कि वो मैटर कभी सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका कश्मीर मुद्दा है। हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे,
वो वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे, बट थोड़े से ना महत्वाकांक्षी टाइप के थे। यू नो व्हाट इज महत्वाकांक्षी? एनीवन? जिज्ञासु, जानने हाँ की इच्छा रखना। नहीं नहीं, जिज्ञासु तो अलग हो गया, महत्वाकांक्षी मतलब ज्यादा इच्छाएं बहुत मतलब ज्यादा थी उनकी। एम्बिशियस काफी थे वो, हाँ सोच बहुत, काफी ऊंची मतलब थी। कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थे। तो उनका एम्बिशन क्या हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब मुझे यूएनओ का महासचिव बनना है। तो वो कश्मीर मुद्दे को उठा के लेके चले गए यूएनओ में। देख लो आज तक अटका पड़ा है। ठीक है, ये हमें क्या सिखाते हैं कि टेररिज्म इज अ डिस्प्यूट व्हिच वी शुड सॉल्व बाय पीस, वी शुड मेंटेन पीस, है ना। और ये खुद क्या करते हैं, ये खुद क्या करते हैं, इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक होता है, 10 साल बाद इन्होंने ओसामा को ढूंढ के मारा, है ना। एक्चुअली पता है ओसामा को ना ये लोग पहले भी मार देते, इन्हें एक्चुअली इंफॉर्मेशन पहले ही लग गई थी, बट इनका एक एजेंट वहां पे फंसा हुआ था। इंडिया का अगर कोई एजेंट है और वो किसी दूसरे देश में फंस गया तो हम उसे नहीं निकालते हैं। जब आप किसी भी सीक्रेट सर्विस में जाओगे तो आपको एक डिक्लेरेशन साइन करवाया जाएगा कि यदि आप किसी भी विदेशी राज्य में पकड़े जाते हैं तो आप भारत के नागरिक भी नहीं हैं, ना ही आप किसी भी एजेंसी के मेंबर हैं, एटसेट्रा। यहां तक कि फॉर एग्जांपल मैं सर वॉइस ब्रेक हो। पता है यार, जबरदस्ती सेशन को जूम पे रख देते हो। चलो सर, नया ऐप खोज लिया, उस पर कर देंगे। अभी क्लास की एंडिंग में सभी को बताएंगे, चलिए, वो एप्लीकेशन सभी को डाउनलोड। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही ना? यस सर, हाँ यस सर। सर। Yes. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप कभी भी रॉ वगैरह जैसी सर्विस में जाओगे ना एज अ फील्ड एजेंट, तो आपके पास कोई भी आईडी कार्ड कुछ भी नहीं होगा जिससे आप ये प्रूव कर पाओ कि आप रॉ के मेंबर हो। कुछ भी नहीं आपके पास प्रूफ करने के लिए, कोई भी ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं है। यू कैन नॉट प्रूव कि आपने कभी भारत सरकार के लिए इस प्रकार से काम भी किया। पता है अमेरिका का एक जासूस था, वो तो रिपोर्टर बताते हैं बट था वो जासूस। जिस दिन ओसामा को मारा गया है उससे 44 डेज पहले ही ऑपरेशन प्लान किया गया। यानी फॉर एग्जांपल ओसामा को अगर 1 तारीख को मारा गया तो 1 तारीख से 44 डेज पहले ही उस ऑपरेशन को प्लान किया गया था कि यार हमें ऐसे ऐसे इसको मारना है। बट उन्होंने इसलिए नहीं मारा बिकॉज उनका एक एजेंट वहां पर फंसा हुआ था। उनका एक एजेंट वहां पर फंसा हुआ था, उन्होंने पहले उसको निकाला बिकॉज उन्हें अच्छे से पता था अगर हमने ओसामा को मारा तो पाकिस्तान की आवाम इतनी गुस्सा होगी कि उसकी सरकार हमारे एजेंट को फांसी दे देगी। अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले अपने एजेंट को बाहर निकाला और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसीलिए यूएस में लोग मरते हैं एफबीआई जैसी ब्रांचेस में जाने के लिए, सीआईए में भर्ती होने के लिए। इंडिया में जनरली तुम देखोगे तो रॉ में कोई गिने चुने ही तुम्हें मिलेंगे जो अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं कि नहीं सर आई वांट टू बी अ फील्ड एजेंट। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है कि सर आई वांट टू बी अ फील्ड एजेंट। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है सर कि हमारी सरकार नहीं बचाती। बचाएगी क्या, जब आप पकड़े जाओगे तो कह देंगे कि यार हमारा आदमी नहीं है। क्या कर सकते हो उसके बाद, करते रहो प्रूफ अपना। चलिए, तो आर्टिकल 51 में कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। सर हाँ सर वॉइस अप डाउन हो रहा है सर आपका। भाई, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। No, नहीं, sir. अभी तो सही आ रही थी सर। अभी तो सही नहीं था। नहीं शुभजीत, मोबाइल चेंज करो अपना। अच्छा शुभजीत सुनो यार, सुनो सुनो, कहाँ गए तुम? यस सर। वीडियो ऑन करिए सब लोग। हाँ शुभजीत, ये बताओ, नया मोबाइल मत लेना आप। सुनो ध्यान से, नया मोबाइल मत लेना, क्योंकि 12, 13, 15 हजार खर्च करके नया मोबाइल लोगे उसमें ना क्रोमबुक के लैपटॉप आ जाते हैं आजकल।
ठीक है, उसमें क्रोमबुक के लैपटॉप आ जाते हैं आजकल, वो परचेस कर लेना तुम। अभी अमेजोन पे वो आने वाला है, क्या कहते हैं उसको, अरे कौन से ऑफर आते हैं उनके, प्राइम डे 12 से सेल आ रही है 14 सर। 12 हाँ से भाई 14 तारीख। प्राइम यस टुडे सर, वगैरह 12 से करके जो भी 14। होता है, हाँ सर। उस पे तेरे को क्रोमबुक सस्ते में मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट भर के चाहे जैसे उसको ना खरीद लो, प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा, ये मोबाइल से बहुत प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। भाई देख ठीक लेना, है, किसी को कोई चीज मंगानी है तो मंगा लो, 12 से 14 के बीच में अमेजोन से। हाँ क्रोमबुक यार 9-10 हजार में आपको क्रोमबुक मिल जाएगा बढ़िया, उसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के तुम अगर करोगे तो मोबाइल खरीदने की क्या आवश्यकता है, एक क्रोमबुक ले लो। अब वो बात अलग है कि अब आप i7 से नीचे बात ही नहीं करोगे, तब तो भाई फिर दाम बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए भैया आर्टिकल 51 को देखो जल्दी से, जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वर्ड्स आपके कॉपी में होने चाहिए। पहला इंटरनेशनल पीस, दूसरा है सिक्योरिटी। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है शैल। इस शैल वर्ड का मतलब आप मुझे बता सकते हो, ये शैल वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? सुनना ध्यान से, जो भी आपका स्टेट है, अच्छा जो नए बच्चे उन्हें मैं बता दूं, स्टेट का मतलब यहां पर मैं एक देश की बात कर रहा हूं, या स्टेट बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपना कानून खुद बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो भी अपने आप में एक स्टेट है, जो अपना कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो उसको आप स्टेट बोल सकते हो। आई रिपीट, जो अपना कानून बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो। यहां पर क्या लिखा है सर, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शेल एंडेवर टू। सुनना, यानी कि स्टेट जब भी कोई भी लॉज बनाएगा, क्या करेगा, कोई भी लॉज बनाएगा तो इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी कि भैया वो इन दो वर्ड्स का ध्यान रखे, दैट इज पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज पीस एंड सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी। नहीं तो पता लगा कि यार स्टेट एक ऐसी चीज है ना जो अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट ने खरीद लिया अपना राफेल, हो गया भैया, डीजीसीए के पास अपने राफेल हैं, स्टेट के पास अपना न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। एनीवन, किसी को न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है कोई ऐसा? पता है देश में प्राइम मिनिस्टर के बाद या प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? उस कंट्री के साइंटिस्ट्स की। साइंटिस्ट में भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट में भी किसकी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की। क्या पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लिए? पीएचडी होनी चाहिए न्यूक्लियर साइंस में। सर यशमोर सर के पास है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गए वो। नहीं नहीं। पीएचडी के बाद भी उस फील्ड में इंटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रूव, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करोगे, कोई आप प्रोडक्ट बनाओगे तभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हो। मैंने आज तक किसी भी जवान न्यूक्लियर साइंटिस्ट को देखा ही नहीं, ये सब बुढ़े होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि 30-40 साल इन्होंने अपनी उम्र ही बता दी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने, है ना। लेकिन एक बार आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए, फिर ना आपका भौकाल एक आर्मी के जनरल से ज्यादा होता है। कौन है सर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बचा के रखो उसे, है ना। खतरा भी उतना ही होता है, फिर दूसरे देश वाले आपको टारगेट करते हैं कि इसको किसी भी तरीके से खत्म करो। वो आपको टारगेट नहीं कर रहे, वो आपके ब्रेन को टारगेट कर रहे हैं कि यार हमें ना इस ब्रेन को किसी भी तरीके से खत्म करना है। वंस यू बिकम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन में आप माला माल हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको मिल कहां से ज्यादा रहे। आप इंडिया के लिए काम करोगे, इंडियन गवर्नमेंट विल गिव यू अ ईच एंड एवरी पॉसिबल फैसिलिटी भारत के अंदर। किसी दूसरे देश के लिए काम करोगे,
वो देश भी आपको हर पॉसिबल फैसिलिटी देगा ताकि आप उनके साथ रहो। दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मीन। चलिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडेवर, यानी कि स्टेट कोई भी लॉस बनाएगा तो ये कंपलसरी है कि वो पीस एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखे। आई समझ? Yes, sir. आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. भैया 51 सब क्लॉज ए वही है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ जी, हर एक देश के साथ आपको बढ़िया रिलेशंस, अच्छे संबंध बना के रखने हैं। कब तक? जब तक वो देश आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा। यानी कि पता चले हमने ना किसी देश के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए, वो हर तीसरे दिन आके हमारे बॉर्डर पे गोलीबारी करता है, तो क्या वहां पर हम ऑनरेबल रिलेशंस बनाना चाहेंगे? वहां पर इट इज नॉट कंपलसरी। ऑल राइट, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. भैया कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय कानून है या फिर ट्रीटी है, इंडिया उसकी तरफ पूरी तरीके से उत्तरदायी है, दैट इज ऑब्लिगेटेड है। इन द सेंस, सुनना ध्यान से, कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ट्रीटी के तरफ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी आर ऑल्सो ऑब्लिगेटेड टू रिस्पेक्ट इट, यानी हम किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल लॉ को या ट्रीटी को वायलेट नहीं करेंगे जब तक वो हमारी कंट्री के लिए हानिकारक ना हो। आई समझ? Yes, sir. किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ है तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी कि शांति से उसको सॉल्व किया जाए। द कीवर्ड इज आर्बिट्रेशन। आई समझ? यस सर। सर। आर्टिकल 51 याद रहेगा। Yes. Yes. इसकी एक एक डिटेल, एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, ठीक है? एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है। अगर जियो साइंटिस्ट जैसा पेपर सीडीएस में रिपीट हुआ तो यही सारी स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, तो रोना मत। अभी से कह रहा हूं, अच्छे से इसको दिमाग में बैठाते हुए चलो। आर्टिकल 52 सर, ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, छोटा है। क्या लिखा है सर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया। यहां पर भी आपको एक कॉमन वर्ड दिख रहा होगा, दैट इज शैल। दिख रहा है? Yes, sir. इसका मतलब क्या है सर? इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप और क्या कहते हो? ही और शी इज द फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव। फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव। एनीवन, कोई बच्चा इसका मतलब बताना चाहेगा? सर, जो ट्राई सर्विस है, इसके जो प्रेसिडेंट है ये फॉर्मल हेड होते हैं, ओनली सिर्फ साइन करने की पावर होती है। ट्राई सर्विस की, बस। अच्छा, सर, ये जो हमारा नेशन है, हमारी कंट्री के एक फॉर्मल हेड है, जिनको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, वो एक बाउंडेड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, जिसके हेड पीएम है, उनके हिसाब से चलते हैं। ऑन पेपर ये हेड है, बट ये एग्जीक्यूटिव हेड है। ये डिसीजन, वो जो पावर मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग हेड नहीं है। काफी हद तक नितिन ने हमें सही बताया। नितिन ने क्या कहा, सुनना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब कोई भी काम होगा, ठीक है, उस काम के पीछे जो दिमाग है, जो आइडिया है, जो डिसीजन है, वो प्रेसिडेंट का नहीं होगा, ठीक है? बट Yes, sir.
उस काम को, उस डिसीजन को, उस आइडिया को अप्रूव करने का काम प्रेसिडेंट का हो। बिना इनके अप्रूव किए हुए वो आइडिया, वो दिमाग या वो इनिशिएटिव, जो भी आप कहना चाहो, वो एक्सिस्टेंस में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा समझना। पार्लियामेंट में क्या होता है, सुनना इसको ध्यान से। पार्लियामेंट में क्या होता है, कोई भी फॉर एग्जांपल बिल है, आपने बहुत सुना होगा, बिल है, एक्ट है, ड्राफ्ट है, ठीक है। यस सर। कोई भी फॉर एग्जांपल प्रपोजल रखा गया, ये वो वाला प्रपोजल नहीं है जो आप देते फिरते हो सड़कों पे, ये वो वाला प्रपोजल है। इसका मतलब होता है आइडिया। क्या मतलब होता है? आइडिया। आइडिया। कोई भी प्रपोजल रखा गया पार्लियामेंट में, उसके बाद सर तैयार होता है उसका ड्राफ्ट। क्या तैयार होता है? ड्राफ्ट। क्या तैयार होता है? ड्राफ्ट। व्हाट इज ड्राफ्ट? सारे प्रपोज proposals में include एक करता है। रॉ भैया डॉक्यूमेंट की तरह ड्राफ्ट होगा एक सर, ऐसा जिसमें कागज होता है, एक ऐसा पेज होता है, पेज नहीं, इसको आप डॉक्यूमेंट कह लो। इसको आप एक डॉक्यूमेंट कह लो। भैया एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इस प्रपोजल के बारे में डिटेल से चर्चा की जाती है। जब भैया ये ड्राफ्ट, जब भैया ये ड्राफ्ट आपका पार्लियामेंट में पहुंचता है, जब भैया आपका ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में पहुंचता है, तो आप इसको क्या कहते हो? बिल। क्या कहते हो? क्या कहते हो? बिल। बिल। अब सब कुछ हो गया भैया, पार्लियामेंट में लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, इसके बाद ये बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास। भैया जब प्रेसिडेंट, सुनना ध्यान से, जब प्रेसिडेंट इस पर अपनी साइन कर देंगे, क्या कर देंगे? सिग्नेचर। साइन। सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद भैया ये जो आपका बिल है, ये क्या बन जाएगा? एक्ट, यानी कि कानून, यानी कि नियम, यानी कि लॉ। क्या बन जाएगा? लॉ। इन शॉर्ट रूल बन जाएगा। यस क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो भैया ये जो साइन करने वाली पावर है ना, ये किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। तो सर जब इनके पास सब कुछ ही है, तो हम इन्हें फॉर्मल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज, बिकॉज सुनना ध्यान से, ये व्हाइट कलर कहां पे मिल गया? ये जो आपका ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, डॉक्यूमेंट है, बिल है, भैया इसके पीछे जो आइडिया है, जो इनिशिएटिव है, उसमें प्रेसिडेंट का दूर दूर तक कोई भी रोल नहीं होता है। इनके पास सिर्फ ये साइन करने की पावर है। यानी कि इस ड्राफ्ट में जो भी बातें लिखी, डॉक्यूमेंट में जो भी बातें लिखी, बिल में जो भी बातें लिखी, इस प्रपोजल में जो भी बातें कही गई, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ उसको अप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? अप्रूव कर सकते हैं। इसके पीछे का आइडिया, इनिशिएटिव, इससे प्रेसिडेंट को कोई लेना देना नहीं। तो सर जो है वो एक्चुअल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल हेड एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। और भैया यहाँ पर शैल वर्ड का क्या मतलब है? कि इट इज कंपलसरी, कि भैया प्रेसिडेंट होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस मैंने ऑलरेडी ये वैसे पढ़ा रखा है, बट एक बार मैं
इन शॉर्ट इसको रिपीट कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो एम्प्टी हो जाए। प्रेसिडेंट की सर जो पोस्ट है वो एम्प्टी हो जाए, तो ऐसे केस में भी वी हैव अ सिस्टम कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भैया एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। अब यहां से आप याद कर सकते हो आर्टिकल 65 जो ये बात कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई या किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर ऑन द पोजीशन ऑफ या एट द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 65 में कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट गेट्स एम्प्टी। प्रेसिडेंट गेट्स एम्प्टी, ऑलराइट। Yes, और sir. सुनना ध्यान से, और सुनना ध्यान से, इवन ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इन केस प्रेसिडेंट का टेन्योर, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, सॉरी इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद यदि किसी भी कारणवश, सुनना ध्यान से, किसी भी कारणवश चुनाव में देरी हो गई, तो जब तक कोई नया इलेक्ट होकर नहीं आ जाता तब तक सेम प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में चार्ज संभालेंगे। इट गोस लाइक नॉट टू वैकेट द ऑफिस टिल सक्सेसर अराइव्स। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक उनको कोई रिप्लेस करने वाला ना आ जाए। तो आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव, हिमांशु ने लिखा है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट नॉट टू वैकेट द ऑफिस टिल सक्सेसर अराइव्स। एंड यदि उनकी पोस्ट खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये बात मेंशन की गई है आर्टिकल 65 में। यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन काम करेगा? चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Yes, आर्टिकल 52 क्लियर है sir. एवरीवन? आर्टिकल 52 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आर्टिकल 60, ये आर्टिकल तो बढ़िया 60 से clear हो गया। जरा इसको पढ़ना तो। हाँ भाई राहुल, Yes, sir. पढ़ो इसको। Article 60. Oath or affirmation by the President, every President and every person acting as as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the senior-most judge of the Supreme Court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say, I, uh, AB, do swear in the name of God or solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President or discharge the functions of the President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. अब आपसे डायरेक्टली, ये यहां पर मैंने जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में देकर पूछ सकता है ये किसकी ओथ है, पूछ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. आर्टिकल 60 से आपको तुरंत याद आना चाहिए शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 में दुनिया भर के, भारत में जितनी भी ऑफिशियल अथॉरिटीज हैं उनके शपथ की चर्चा है। बट आपको 3 वर्ड याद रखना है, 3 पोस्ट याद रखनी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर।
प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 60 में। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 69 में। गवर्नर की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 159 में। एनडीए में एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। आई रिपीट, प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 60। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 69। एज वेल एज आर्टिकल 159 में किसके ओथ की चर्चा है सर? गवर्नर की। किसके ओथ की चर्चा है सर? गवर्नर की। देन सर व्हाट इज द डिफरेंस? प्रेसिडेंट यानी कि आर्टिकल 60 एंड गवर्नर यानी कि आर्टिकल 159 की जो ओथ है वो यही सेम होती है जो यहां पर लिखी है। दैट इज, आई हैव टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, affirm that I will faithfully execute the office of president or discharge the functions of the president of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. ये भैया कॉमन ओथ है फॉर द प्रेसिडेंट एज वेल एज फॉर द गवर्नर। बट सुनो ध्यान से, डेप्थ देखो कितनी डेप्थ से मैं आपको सिखा रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो वही लेते हैं जो थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, दैट इज आई शैल बी अ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर ये सेम स्टेटमेंट यहां पर दे और आपसे कहे क्या ये सेम ओथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होती है? द आंसर इज अ बिग नो। वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो सेम होती है जो थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। ऑलराइट, क्लियर है? Yes, sir. क्या ये डिफरेंस आपको याद रहेगा? यस सर। तो आर्टिकल 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 69 ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बट वो वही है जो थर्ड शेड्यूल में लिखी, एंड आर्टिकल 159 ओथ ऑफ गवर्नर। ऑल राइट सर, इन्हें शपथ दिलाता Yes. कौन है? इन्हें शपथ दिलाता कौन है सर? Chief CGI. Justice of चीफ India. जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पर देख लीजिए लिखा हुआ है मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ, जो अंडरलाइन कर रहा हूं चुपचाप वही लिखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि वो नहीं अवेलेबल है, इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? Yes, sir. आर्टिकल 60 के आपको याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आर्टिकल 60 बच्चे के आपको जी, याद सर। रहेगा? हाँ जी। Yes. सर हमने स्केड्यूल थर्ड में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही लिखा था, सर गवर्नर। जैसे तो गवर्नर भी लिख लो, क्या दिक्कत है? हाँ भाई ओके। नितिन बताओ। सर मैं पूछ रहा हूँ कि हमने यहाँ पे मेंशन पढ़ा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी प्रेजेंस में ओथ ली जाएगी, पर ये जो सब डिसीजंस हैं कि इस डेट को यहाँ पे इस प्रोसीजर के साथ ओथ लिया जाएगा, ये सब डिसीजंस कौन बनाता है? प्रेसिडेंट का कोई ऑफिस है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस डिसाइड करता है कि इस डेट को यहाँ पे हम ओथ लेंगे? ये जो सवाल आपने पूछा है, पता है ये चाय की टपरी वाला सवाल है। एग्जाम से इसका कुछ लेना देना नहीं, समझे? कि डेट कौन डिसाइड करता है, जगह कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है कि वहां रेड कारपेट होगा, कुर्सी का गद्दी कौन डिसाइड करता है ना, माइक किस कंपनी का होगा ये कौन डिसाइड करता है, एसी रहेगा कि नहीं, खाने का मेन्यू क्या होगा, ये सब वो चाय की टपरी वाला सवाल है ना। इसका एग्जामिनेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। चलिए आर्टिकल 60 क्लियर है Yes, sir. यस सर। भैया? ये लाइन ना थोड़ी बहुत इसको एक आध बार पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन बना तो मैक्सिमम गलत ही करके आएंगे। खैर, आर्टिकल 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है सर इसमें? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो पुराने हैं एक बार रिवाइज कर लेंगे। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है? इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है सर? सर ये लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से हो सकता है, और क्या? इसे सर ये इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, और Good. इसमें
1/4 या फिर 25% जो है वोट रिक्वायर होता है टू पास देम, और फिर 66%, 24% है ये रिक्वायर्ड होता है, और 25% है वो। 25% required, 60%. और 66 सर, ये अगर दोनों हाउस से पास हो गया देन फिर इम्पीचमेंट हो जाएगा। बट चलिए। सर दूसरे हाउस में जाने से पहले वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है 14 दिन पहले, ताकि वो अपनी वो इनोसेंस प्रूव कर सके दूसरे हाउस में। वो बढ़िया। किसी भी एक हाउस के चलिए, अंदर भी जा सकता है अपना। नए बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपका होता है संसद पार्लियामेंट, उसके 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। इम्पीचमेंट कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट आई सेड, इम्पीचमेंट किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑलराइट, जिस भी हाउस से स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल लोकसभा से स्टार्ट होती, तो भैया स्टार्ट करने के लिए आपको कितना चाहिए? 25%। ठीक है, एंड ये 25% होगा कंप्लीट मेंबर्स का। मतलब भैया टोटल 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, कंप्लीट मेंबर्स का ये 25% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 10 बुलाया उसमें से 25% को अपने साइड करके इम्पीचमेंट चलवा दी, ऐसा नहीं। उसके बाद इस प्रपोजल को पास करने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए सर? 66%। ये भी सर कंप्लीट मेंबर्स का होगा, यानी 545 का 66% चाहिए। उसके बाद लोकसभा से स्टार्ट हुआ, लोकसभा से ये पास हो गया, इसके बाद सर ये भेजा जाएगा राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में भेजे जाने से, सुनना ध्यान से, राज्यसभा में भेजे जाने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 डेज बिफोर आपको प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अब आपका खेल खत्म होने वाला है। क्या देनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट को बच्चे आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर आपका खेल जो है वो थोड़ा सा खत्म होने वाला है, क्योंकि लोकसभा से आपके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इसी 14 दिन के अंदर अपनी इनोसेंस से रिलेटेड प्रूफ्स कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबूत इकट्ठा करेंगे, और वो सबूत लेकर पहुंचेंगे राज्यसभा में, एंड वहां पर अपनी बात रखेंगे। यदि राज्यसभा को लगता है कि नहीं यार ये प्रेसिडेंट साहब या मैम सही बोल रही हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि राज्यसभा को भी ये लग गया कि नहीं यार इन्होंने घपला किया है, तो राज्यसभा भी इसे 66% से पास कर देगी, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट का गेम ओवर। ठीक है, लेकिन ये आप किस कंडीशन में ला सकते हो? किस कंडीशन में ला सकते हो? ये मेंशन है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में, दैट इज भैया प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड, यानी उन्हें हटाया जाएगा। इम्पीचमेंट मतलब हटाए जाने की प्रक्रिया, फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहां पर लिखा है द चार्ज शैल बी प्रिफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी चाहे लोकसभा से स्टार्ट करो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट करो। इन्हें इम्पीच कब किया जा सकता है? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, क्लियर है? आप Yes, सुनना sir. ध्यान से। अभी आप न्यूज में सुन रहे होगे अबाउट जस्टिस यशवंत वर्मा। बार बार इस वर्ड को यूज किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में भी, न्यूज में भी, कि यार ना यशवंत वर्मा साहब पर इम्पीचमेंट चलाई जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, इम्पीचमेंट वर्ड पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 61 में यूज किया गया, यानी इम्पीचमेंट है क्या? इम्पीचमेंट है क्या? हटाने की प्रक्रिया। ऑल राइट, Yes, sir. दिस वर्ड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कई बार कि यार इन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, उसको हम सप्लीमेंट कर देते हैं इम्पीचमेंट वर्ड से। जैसे क्या होता है ना कि कई बार आप दाल चावल को और खिचड़ी को एक ही बोल देते हो, है ना? बट
पॉइंट टू बी नोटेड कि इम्पीचमेंट वर्ड इज ओनली यूज फॉर द प्रेसिडेंट। किसी भी दूसरी अथॉरिटी के लिए इम्पीचमेंट वर्ड इज नॉट यूज्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप में आपसे ये पूछा जा सकता है, यार एक जस्टिस को क्या इम्पीच किया जा सकता है? क्या एक जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट लाई जा सकती है? द आंसर इज अ बिग नो। इम्पीचमेंट इज अ प्रोसीजर, a word only used and mentioned for the president according to the भारतीय संविधान। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. एवरीवन क्लियर हुआ? आर्टिकल 61 क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Coming to Article 63, the Vice President of India. There shall be a Vice President of India. There shall be a Vice President of India. इसमें कुछ इतना खास है नहीं, इसमें बस आप एक चीज याद रखेंगे, सुनना ध्यान से, कि वाइस प्रेसिडेंट Sir, voice. Hello, sir. हाँ भाई बोल। सर की वॉइस गई। आ जाएगी। अभी भी नहीं आ रही? आ रही है अब सर, आ आ रही रही है। है। सर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका क्या मतलब है? सुनना ध्यान से, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एक्स ऑफिशियो। क्या वर्ड यूज किया गया है? एक्स ऑफिशियो एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑलराइट, इसको सुनना ध्यान से। ये क्या है सर? पार्लियामेंट। ऑलराइट, दिस इज लोकसभा, दिस इज राज्यसभा। लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए होते हैं स्पीकर। क्या होते हैं? स्पीकर। लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए होते हैं सर स्पीकर। और राज्यसभा को कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं? वाइस कौन होते हैं प्रेसिडेंट। सर? वाइस चेयरमैन। ये जो स्पीकर होते हैं ना, प्रेसिडेंट। ये जो स्पीकर होते हैं, ये इन्हीं लोकसभा मेंबर्स में से इलेक्ट होकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 545 मेंबर्स इन लोकसभा। तो जो स्पीकर है, ही और शी इज दी वन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। इन्हीं 545 में से एक है। बट इन द केस ऑफ चेयरमैन, पॉइंट टू बी नोटेड, इन द केस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा में आपके होते हैं 245 मेंबर्स। कितने होते हैं? 245 मेंबर्स। इन द केस ऑफ चेयरमैन, ही और शी इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। मतलब सर, वो इन 245 मेंबर्स में से नहीं है। वो सर इन 245 मेंबर्स में से नहीं है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब क्या होता है सर? कि वो जो 245 मेंबर्स हैं, उसमें से इलेक्ट होकर या उसमें से वो भैया चुनकर चेयरमैन नहीं बने। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन द केस ऑफ लोकसभा, द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज इलेक्टेड, बट इन द केस ऑफ राज्यसभा, द कंट्रोलिंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड? क्या कमाल का स्टेटमेंट है ये सर। लोकसभा में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, दैट इज स्पीकर, भैया वो इलेक्ट होते हैं, उन्हीं के मेंबर्स में से चुनकर भेजे जाते हैं, उन्हीं 545 में से। बट इन दी केस ऑफ राज्यसभा, जो चेयरमैन होते हैं सर, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ना कि वो उसी 245 मेंबर्स में से इलेक्ट होकर भेजे जाते हैं। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज व्हाट आर्टिकल 63 इज टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? डन है? सर तो फिर ये चेयरमैन होते कहाँ के मेंबर हैं? लोकसभा के? मतलब आपने कहा ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जी,
तो फिर ये लोकसभा से आते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चे, वो तो फिर वाइस इसके प्रेसिडेंट है। अब इसके देखो लिए भी यहाँ तो पे, ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सुनो ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला था कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी है जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, वो खड़ा हो गया, वो इलेक्शन जीत गया, वो इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन जीतने के बाद अब वो क्या बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट। फिर वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये मैं लिखवा चुका हूं, मैं बता चुका हूं, Yes, sir. राइट, यस सर। बता चुका हूं ना। यस सर। सर इसमें तो केस था बीबी गिरी वाला, तो वे तो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर जब उसने ये, वे तो विदाउट रिजाइन तो वे तो कर सकते थे ना प्रेसिडेंट के लिए। तो फिर इसमें सदस्यता कहाँ छोड़ने की बात हुई थी। वे तो ये था कि वे कोई प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं हो सकते। मुझे एक चीज ये बताओ, यस सर। बताना, प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई थी, ऑल राइट, यस सर। ठीक है, बट इन केस यू आर विनिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आप जिस भी क्या कहते हैं पोस्ट। हाउस के मेंबर रहे हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पोजीशन इन दैट। आप एक साथ दो कार्यभार नहीं संभाल सकते, ठीक है, या तो आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ या तो किसी भी इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, ऑल राइट, ये बात भी मैंने पढ़ा रखी है, प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ही बताई थी। खैर कोई बात नहीं, इतना समझ में आया Yes, sir. एवरीवन, इतना क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर है। Yes, sir. आर्टिकल 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉकिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, क्या लिखा है सर इसमें, जरा इसको पढ़ना। हाँ भाई, हिमांशु तो लाइब्रेरी में होगा, सुबह से तू लाइब्रेरी में बैठा रहता है। ANK कौन है भाई, हु इज ANK? हाँ जी, ANK। सर अयान। सॉरी, अयान। अयान। यस सर। अयान अपने दर्शन दे, कहाँ है सॉरी आप, सर। शक्ल दिखाइए अपनी। अयान, यस सर। अयान कहाँ से हो आप? सर नोएडा से। आप नोएडा से हो? जी। व्हाट इज योर एज? सर आई एम 23। 23। राइट। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड सर। अरे इतना उदास मत हो, एम्प्लॉयमेंट आने वाली है, मेहनत तो करो तुम। जी सर। चलिए, इसको पढ़िए आर्टिकल 74 को, जस्ट रीड इट। अयान, कैन यू हियर मी? Okay sir. Council of Ministers to aid and advise President. There shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. यहां पर काम की बात क्या है, ठीक है, यहां पर काम की बात क्या है, सुनना उसको ध्यान से। एक वर्ड यूज किया गया है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। क्या वर्ड यूज किया गया है? Aid and advice. टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, राइट, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ये जो एडवाइस होती है ना, ये जो एडवाइस होती है सर, इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस, इट इज अ Bounded advice. No. बाइंडिंग एडवाइस। Binding advice. इसका मतलब क्या होता है सर, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है एट दी हेड,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब आप एक तरीके से उसको समझ लो कि मंत्री परिषद जिसको आप कहते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद बच्चे जिसको आप कहते हैं। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा वो समझाता हूं अगर टाइम रहा तो, नहीं तो फिर कभी देख लेंगे। इसी में आपके कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह सब कुछ आते हैं। या चलो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ना थोड़ा सा हम समझते हैं। समझे कहां पे? यहाँ पे समझते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, एक बार समझ लो ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं। दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, इसको सुनना ध्यान से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भैया इसके हेड कौन होते हैं? सर प्राइम मिनिस्टर। हेड कौन होते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पीएम। इसमें भैया सबसे पहले आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन आते हैं? कौन आते हैं सर? कैबिनेट मिनिस्टर। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीजों को आसान करने में। कैबिनेट मिनिस्टर कौन आते हैं सर? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, ऑलराइट। जैसे जैसे अच्छा, ये कैबिनेट मिनिस्टर होंगे किसके? किसी ना किसी विभाग के, किसी ना किसी विभाग के। फॉर एग्जाम्पल रेलवे के इस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है जो रेलवे विभाग संभाल रहे हैं? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। कौन है सर? अश्विनी वैष्णव, राइट। तो भैया अश्विनी वैष्णव साहब इज द इंडिविजुअल पर्सन जो रेलवे के क्या है सर? कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी कि रेलवे विभाग के क्या है सर? कैबिनेट मिनिस्टर है। आई समझ? इतना क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के बाद या कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद और कैबिनेट मिनिस्टर से एक पोस्ट नीचे आपके आते हैं राज्य मंत्री। कौन आते हैं सर? कौन आते हैं सर? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन आते हैं सर? बताइए। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री आते हैं। ये राज्य मंत्री क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। ऑलराइट, कैबिनेट मिनिस्टर को क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? असिस्ट करते हैं। असिस्ट करते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। कौन है सर? प्राइम मिनिस्टर साहब। ये भैया हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और ये भैया क्या है? राज्य मंत्री, दैट इज आरएम। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? सुनना, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा करके, यानी कि इनसे भी कुछ एडवाइस लेंगे, ये भैया इनसे एडवाइस लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऑर्डर दिया कैबिनेट मिनिस्टर को। कैबिनेट मिनिस्टर उस ऑर्डर को किसे पास करेंगे? राज्य मंत्री को। और राज्य मंत्री किसे पास करेंगे? अपने सबऑर्डिनेट्स को। अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट। क्या ये आपको समझ में आया? आप सुनना ध्यान से भैया, कई बार ऐसा हो सकता है
कई बार ऐसा हो सकता है। अच्छा हाँ, ये कैबिनेट मिनिस्टर के बाद इसमें आते हैं वाइस मिनिस्टर। कौन आते हैं? वाइस मिनिस्टर। वाइस मिनिस्टर वही काम है। ये भैया किसको असिस्ट करेंगे? राज्य मंत्री को। किसको असिस्ट करेंगे? राज्य मंत्री को। किसको करेंगे? राज्य राज्य दिस इज वाइस मिनिस्टर। इसमें ना एक के सनातन साहब की थ्योरी आती है बहुत सही, शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट की। अभी मैं आपको समझाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मतलब कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अभी क्लास में कम से कम आधा घंटा और जाएगा। 74 इज देयर, 75 इज देयर, 76 इज देयर, 93 इज देयर, 100 इज देयर, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ जी, होते हैं वाइस मिनिस्टर। वो किसको असिस्ट कर रहे हैं? राज्य मंत्री को। अब सुनना ध्यान से, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इन केस कैबिनेट मिनिस्टर इज एब्सेंट, किसी भी कारणवश, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है, तो चार्ज किसके पास जाएगा टेक्निकली? राज्य मंत्री। राज्य किसके मंत्री। पास जाएगा? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के पास। इसको ना अपने घर की सिचुएशन की तरह इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। कौन है भैया? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। आपके पापा क्या है? राज्य मंत्री। आप क्या हो? वाइस कुछ भी मिनिस्टर। नहीं हो, आप वो द्वारपाल, पंखा डुलाते हो। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि आपकी मम्मा कुछ टाइम के लिए अपने, कहा जाती है वो, मायके या ससुराल? ससुराल। माइक है। मायके मायके मायके। मायके जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ टाइम के लिए अपने मायके में चली गई। उस टाइम पर क्या आपके पापा ही ऑफिशियल अथॉरिटी होंगे? यस 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 सर। सर। ऐसे केस में आप उन्हें कहते हो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या कहते हो? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यानी कि अब जो राज्य मंत्री हैं उनके पास अथॉरिटी है, वो इंडिपेंडेंट हैं कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के इक्विवेलेंट होने के, और कैबिनेट मिनिस्टर के पास जो पावर होती है उसको यूज करने के लिए उनके पास पूरी इंडिपेंडेंस है जब तक कैबिनेट मिनिस्टर इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन क्या आपकी मम्मा परमानेंटली मायके में रह सकती हैं? नो सर। नहीं रह सकती, है ना, पापा रहने नहीं देंगे। तो भैया क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने का सुख आपके पापा को जीवन भर मिल पाएगा, और इट इज टेम्परेरी? टेम्परेरी सर। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इज अ टेम्परेरी पोस्ट। कब आती है? जब इन केस सीएम इज नॉट प्रेजेंट। और ये कौन होते हैं भैया? यही राज्य मंत्री ही होते हैं। लेकिन इस केस में याद रखना कि वाइस मिनिस्टर को राज्य मंत्री नहीं बनाया जाता। इस केस में याद रखना कि वाइस मिनिस्टर को राज्य मंत्री नहीं बनाया जाता। तो क्या ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंडा आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। इतना क्लियर है? यस सर। बताइए, इतना क्लियर है? यस सर। चलो, इसी में ना एक कंसेप्ट आता है यार, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, उसको भी एक बार देख लो। व्हाट इज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स? इसको बच्चे हम कहते हैं मंत्रिमंडल, ऊपर वाले को हम कहते हैं मंत्री परिषद। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, ये जो वर्ड है मंत्रिमंडल, ये सबसे पहले किस आर्टिकल में यूज किया गया है? 352। बिल्कुल सही, आर्टिकल 352। वैसे मैंने पढ़ाया ना, यस सर। क्रेडिट दे दिया करो सर, आपने पढ़ाया तो है यस सर। आर्टिकल यस सर, 352। आपने बताया था। थैंक यू, थैंक यू। चलिए भैया, ये वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था आर्टिकल 352 में। एकमात्र जगह जहां पर मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा की गई है, दैट इज आर्टिकल 352। दैट इज आर्टिकल 352। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो बंदे जो बहुत ही ज्यादा हायर पोजीशन पे हैं। हायर पोजीशन पे कौन कौन है? एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे भैया आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राइट? बताइए, राज्य मंत्री जिस केस में वो स्वतंत्र प्रभार हैं, वो भी क्या कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे उस टाइम पे?
तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? Cabinet ministers, state ministers, and vice ministers. अरे गधे, कैबिनेट मिनिस्टर और State minister, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, और सुनना, ग्रुप Yes, ऑफ मिनिस्टर्स हो चाहे चाहे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, दोनों के हेड कौन होते हैं? PM. प्राइम मिनिस्टर। कॉन्सेप्ट की डेप्थ देख रहे हो आप? और इसी को, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा बनाना चाहूं, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये कौन हो गए? पीएम साहब। ये कौन है सर? कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कौन है? स्वतंत्र प्रभार। कौन है सर? स्वतंत्र प्रभार। इसी को बच्चे आप सरकार बोलते हो, गवर्नमेंट बोलते हो। समझे? यस इसी को आप सरकार बोलते हो, इसी को आप गवर्नमेंट बोलते हो। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। एवरीवन क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. क्लियर हुआ क्या? यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहीं पर भैया एक व्यक्ति का नाम आपको पढ़ना है, उसको भी देख लो। नाम है सर केटी सांथान। क्या नाम है? KT San. केटी सांथान। ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर। इन्होंने भैया प्लानिंग कमीशन को जानते हो आप? Yes, sir. यस Yes, सर। अभी उसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। आयोग। नीति आयोग। इसको सुपर कैबिनेट किसने बोला था? नीति आयोग को सर सुपर कैबिनेट किसने बोला था? एनीवन? बताइए। नाम लिखा हुआ है सर ऊपर। KT संथान। इसको प्लीज याद रखना। इतना क्लियर है? यस सर। राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों एब्सेंट हो तब, यार मतलब हद होती है किसी चीज की। ये बताओ, राज्य मंत्री एक होते हैं क्या? बताइए, राज्य मंत्री एक होते हैं क्या? या नो आपका सर। ये कहना है कि सर सिर्फ एक राज्य मंत्री है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो एब्सेंट हो गए तो ये राज्य मंत्री चले गए, तो उनकी पोजीशन पे कौन आएगा? ऐसा कुछ होता है? नो सर। ये पता है वो चर्चा वाले सवाल होते हैं। बढ़िया पढ़ा रहे हैं, डाउट तो बस नहीं रहा है। क्या करूं? पैसे दिए मैंने, स्ट्रैटेजी में देखा था कि हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना है, कुछ तो पूछना है। सर अगर राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों नहीं होंगे तब क्या होगा? लियो, क्या इस सवाल का आपके एग्जामिनेशन से किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध है? नहीं सर, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बनता है। ये तो वही है, कोई आपकी टेस्टिंग की बड़ा पॉलिटी पड़े हो। बताओ, राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों एब्सेंट हो तब क्या होगा? और ये जो पूछेगा ना वो खुद बेरोजगार होगा। क्यों? उसने कभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं की। सर जो है, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। सर तीनों नहीं हुए तो तब क्या होगा? तो भैया सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज आएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं रहे तब? भैया सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेस होते हैं, 33 होते हैं। सर 33 के 33 चले गए तब? अब इसका क्या संबंध है यार पेपर पे? नहीं पूछ रहा हूं आपसे, काहे परेशान हो? जितना पूछ रहा है उससे ज्यादा ही बता रहा हूं मैं आपको। चलिए भैया, ये क्लियर है ना पूरा? आर्टिकल 74। Yes, sir.
अब इसमें वो शैडो कैबिनेट वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, वो होना तो चाहिए बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, तो रहने दो। होना चाहिए इन दी सेंस भारत में होना चाहिए, वो सिस्टम है नहीं शैडो कैबिनेट। चलिए, आर्टिकल 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 75, व्हाट आर्टिकल 75 डील्स विथ, शब्दों को पकड़ो, मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, जो भी भैया आपके मिनिस्टर्स होंगे, ही और शी विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे यूट्यूब पर 1400 सब्सक्राइबर्स हो गए, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेस। उसको 1500 कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर 1402 हो गए, हमारी है। 98 के करवाने हैं, ओनली फॉर 98 करवा दो। 98 करवाने हैं, देख लो, डालता हूं मैं अभी टेलीग्राम पे मैसेज। अगर भैया 1500 हो गए, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पर रिवाइज भी करवा दूं, वन शॉट वीडियोस में। तुम्हारा भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा, अगर 1500 हो गए तो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है। अगर रात 12 बजे से पहले 1500 हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं 1 महीने की छुट्टी पे चला जाऊं। चलिए, आर्टिकल 75 क्लियर है? अभी पढ़ाया कहां जो क्लियर होगा, सुनो ध्यान से भैया। मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की इसमें बात कही गई है, जो अभी आपने पूरी राम कहानी पढ़ी ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर करेंगे? पीएम की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर। किसकी एडवाइस पर करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक जगह पे वो बाइंडिंग एडवाइस बताई थी, कहां गया वो? ऊपर ऊपर और ऊपर। सर नीचे चले गए। हाँ मतलब हाँ, ये यहाँ पे लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एडवाइस, ठीक है, या कोई सजेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को, किसने दिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। ऑलराइट, अब प्रेसिडेंट को उसको नहीं मानना है, तो प्रेसिडेंट एक बार उसको वापस भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वापस भेज सकते हैं कि इस पे आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए, अभी हम इससे सहमत नहीं। लेकिन चेंज करके, या फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वापस भेजा था उसको बिना चेंज किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य है। इट इज अ बाइंडिंग एडवाइस। सर, अगर प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं तब इट इज द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर उनके ऊपर इंपीचमेंट लाई जा सकती है। आई समझ? यस। इसको भी याद रखना, आजकल बहुत घुस घुस के पूछने की आदत है यूपीएससी को। खैर, मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। यहां पे लिखा भी है, मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट ऑन पीएम्स एडवाइस, ऑन पीएम्स एडवाइस। इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल भैया, प्राइम मिनिस्टर जो है अपने ही सारे जान पहचान वालों को बनाए जा रहे हैं ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर। 10वीं फेल रेलवे मिनिस्टर, 12वीं फेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और कौन से मिनिस्टर होते हैं? 5वीं फेल एजुकेशन मिनिस्टर। रोड मिनिस्टर। लियो, हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर सिलेबस बना रहे हैं, कक्षा 10वीं में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, है ना? और न्यूक्लियर फिजिक्स की थ्योरी बच्चे इसमें करेंगे 10वीं में, और प्रैक्टिकल करेंगे 5वीं कक्षा में, और किताब खरीदेंगे 1ली कक्षा में, ठीक है, और उसका पेपर देंगे बेबी क्लास में। खत्म, एजुकेशन सिस्टम तबाह। चलिए, तो भैया क्या कहा गया इसको बचाने के लिए, कि जो काउंसिल की साइज है ना, साइज इन दी सेंस, वो काउंसिल में आपके पास जितने मेंबर्स हैं, काउंसिल में सर आपके पास जो मेंबर्स हैं वो भैया 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स ही होने चाहिए। यानी 545 मेंबर्स हैं, तो इसका तुम निकाल लो 15%, इतने ही मिनिस्टर्स कैबिनेट में होने चाहिए। आई समझ? क्लियर हुआ? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने? 15%। 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर।
क्या ये टोटल लोकसभा मेंबर्स का होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, टोटल लोकसभा मेंबर्स का होगा। ऑल राइट, और सुनना ध्यान से, और सुनना ध्यान से। उसके बाद बच्चे यहां पर बात कही गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। याद करो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। अच्छा सुनना ध्यान से, ठीक है। क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं? नो सर। नहीं हटा सकते। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं? यस सर। बिल्कुल हटा सकते हैं। जिस भी एमपी को, ये एमपीस मतलब ये एमपीएस मत समझना, इट इज एमपीस। एमपीएस क्या है सर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने योजना, है ना, सीडीएस क्वालिफाई करे योजना। चलिए, तो भैया जो एमपीस हैं, यदि वो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं यानी हटाए जाते हैं, तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? मिनिस्टर नहीं रह सकते। अजीब बात है भाई, सिंपल सी बात है, यदि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं तो मिनिस्टर कैसे बन जाओगे? सड़क पे पकड़ के किसी को मिनिस्टर थोड़ी ना बना देंगे। तो इसका कोई सेंस नहीं है, बट फिर भी ठीक है, याद रखना। हाँ, टेन्योर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना इसको ध्यान से भैया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर ना एक वर्ड यूज किया गया है, प्रेसिडेंट्स प्लेजर। मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, मिनिस्टर्स सर्व एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर। इसका क्या मतलब होता है, सुनना इसको, कि जो इंडिविजुअल मिनिस्टर है, एम फॉर मिनिस्टर, एम फॉर मशरूम, एम फॉर एक बड़ी फेमस गाली भी होती है, इन्हीं के लिए बनाई गई है वो, ठीक है। चलिए, ये जो मिनिस्टर है भैया, इनकी दो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला, ही और शी इज collectively responsible अच्छा सैनी, मैंने पीडीएफ सारी भेज दी थी अपलोड की। नो सर, क्यों? इधर आ रहा था सर। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, यानी कि ये भैया जो मिनिस्टर हैं, इनका जो भी ग्रुप है, ये दो चंगू मंगू मिनिस्टर हो गए, ये दो चिंटू मिंटू मिनिस्टर हो गए, इनका पूरा का पूरा जो ग्रुप है, वो कलेक्टिवली यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा। इसका मतलब कि ये आंसरेबल है टुवर्ड्स लोकसभा, यानी लोकसभा इनसे पूछ सकती है आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा। साथ ही साथ सुनना, इंडिविजुअली आंसरेबल है टू द प्रेसिडेंट। यानी यदि आपको किसी मिनिस्टर से सवाल पूछना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट बनना कितना टफ है आपको पता ही है। यस ज्यादा सर। नहीं, बस 100 सांसद से आपकी पहचान होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो भैया प्रेसिडेंट्स प्लेजर का क्या मतलब है, समझ में आ गया? कि यस ही सर। और शी इज इंडिविजुअली आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, ठीक है। मेंबरशिप क्या है? एमपीस, हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आर्टिकल के अंदर ये जो सब क्लॉज है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मिनिस्टर बन सकते हो, इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। खुश हो गए? सीडीएस नहीं निकला तो सीधा मिनिस्टर ही बनूंगा फिर तो। जो बनना चाहता हूं मेरे आसपास घूमेंगे। चलिए,
बिना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बने आप मिनिस्टर बन सकते हैं। कंडीशन क्या है कि मिनिस्टर बनने के बाद विद इन 6 मंथ्स आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का सदस्य बन जाओ चाहे राज्यसभा का सदस्य बन जाओ, एल्स यू विल लूज योर ऑफिस। क्लियर है? Yes, sir. बाकी सैलरी वगैरह तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 76th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये 545 टोटल मेंबर्स हैं और इनका 15% से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं हो सकते। इसमें अमेंडमेंट याद रखना, दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 एंड 75 सब क्लॉज 5 में क्या कहा गया है? 75 सब क्लॉज 5 में क्या कहा गया है कि आप मिनिस्टर बन सकते हैं, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो या चाहे दोनों में से किसी के ना हो, आप मिनिस्टर बन सकते हैं। कंडीशन क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आई समझ? क्लियर हुआ? Yes, sir. एवरीवन क्लियर? 75 is done, moving towards 76. 76 talks about Attorney General of India या for India. What is Attorney General? Yeah, who is Attorney General? Anyone? Who is Attorney General? बताइए। वो पर्सन जो स्टेट को या गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ या कोर्ट ऑफ जस्टिस में Attorney General रिप्रेजेंट कौन होते हैं करता है। सर? He or she is a chief law advisor for the government या of the government. Who is Attorney General? Chief law advisor of the government. क्या सर ये पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं। क्या सर ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या सर ये पार्लियामेंट में बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या सर ये पार्लियामेंट में अपना पक्ष रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। क्या सर ये पार्लियामेंट की डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या सर ये पार्लियामेंट में वोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग, फॉर वोटिंग इन अ पार्लियामेंट यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। Attorney General can sit in a parliament, can debate in a parliament, can participate in a discussion going on in a parliament, but cannot vote in a parliament. Reason? He or she is not a member of parliament. All right. Attorney General आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? भैया इन्हें अपॉइंट कौन करता है? President. कौन अपॉइंट करता है? President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? President of India. बताइए, कौन अपॉइंट करता है सर? President of India. और जोर से बताइए सर, सुनाई नहीं दे रहा मुझको, थोड़ा जोर से बताइए, बताइए। President of India. और जोर से सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ India. इंडिया। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इनका टेन्योर कितना होता है सर? कितना होता है? 5 years. 5 साल। गलत। नहीं होता है। 5 साल। सर आगे तो नहीं बोला है ना। भैया इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। इनका कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ही और शी सर्व्स ऑन द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, यानी कि इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बता सकता है कोई?
बताइए, बता सकता है कोई? सर प्रेसिडेंट हटा सकता है ना? प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, बट किसके कहने पे? पीएम। पीएम के कहने पे। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। तो क्या अटॉर्नी जनरल का कोई टेन्योर होता है? नो नहीं। सर। नहीं भैया, ही और शी सर्व्स ऑन दी प्रेसिडेंट्स प्लेजर। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसको सिर्फ अभी के लिए याद रखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन बताऊंगा वहां पे आपको पढ़ा दूंगा। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भैया, ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर किसकी क्वालिफिकेशन होती है? अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल की। ऑलराइट, अटॉर्नी जनरल का ऑपरेटिंग एरिया क्या क्या होता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। क्या वो हाई कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। क्या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? जी हाँ, लड़ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में फंसाएगा कैसे। अटॉर्नी जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। कौन होते हैं? कौन होते हैं? इनको असिस्ट करने के लिए कौन होते हैं सर? बताइए, बोलते क्यों नहीं आप? सॉलिसिटर। गर्मी हो गई सर। कौन होते हैं सर? सॉलिसिटर जनरल। कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का कोऑपरेशन एरिया क्या होता है? कोऑपरेशन यानी ऑपरेटिव एरिया क्या होता है? कोऑपरेशन तो नहीं होगा, कोऑपरेटिव एरिया क्या होता है? बताइए। क्या सर ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? क्या सर ये हाई कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? क्या सर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं? बताइए। यस सर। Yes, गलत। sir. एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में लड़ सकते हैं। ऑलराइट। यस सर। तो भैया अटॉर्नी जनरल को असिस्ट कौन करेगा? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल। अब इसमें आर्टिकल 79 आता है जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम लोकसभा राज्यसभा हर एक चीज पढ़ते हैं। वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 93 और 100 भी हम कल ही देख लेंगे। ठीक है? यस सर। या 93 और 100 पढ़ा दूं, 79 कल पूरा पढ़ा दूंगा, बिकॉज 79 में एक दिन चाहिए। तो 93 और 100 कहो तो अभी करवा दूं, 79 कल पढ़ा दूंगा। कल करवा दूंगा। चलिए, पहले आपको 93 करवा दें और 100 करवा दें, फिर उसके बाद कल 79 देख लेंगे, बिकॉज उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऑलराइट। यस सर। चलो, 93 क्या कहता है? 93 क्या कहता है? सुनना ध्यान से। 93 भैया बात करता है स्पीकर की द वॉइस। जिससे बोला आपने 93 और 100 कल पढ़ना था हमें। चली गई। हेलो 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 हेलो। Yes. यस सर, आगे। सर आ आपने गई ना सही बात? बोला था, 93 और 100 कल पढ़ लेंगे। मैं आज ही पढ़ाऊंगा, मेरा मन आज कर रहा है। पढ़ाओ चलिए सर। भैया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल की चर्चा इसमें की गई है। अब सुनना ध्यान से। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये दोनों के दोनों सर वॉइस। वॉइस। Sir, voice. हेलो 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 हेलो। यस सर। हाँ सर। मैं ये कह रहा हूं, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, क्या ये दोनों लोकसभा के मेंबर होते हैं? यस सर। बिल्कुल होते हैं। ठीक है?
क्या सर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नो नहीं सर। सर। क्या सर डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के मेंबर होते हैं? यस सर। यस होते हैं। सुनना, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल की चर्चा इसमें कही गई है कि भैया ये इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, उसी में से 545 मेंबर्स में से। तो आर्टिकल 93 के आपको क्लियर है? आर्टिकल 93 के आपको क्लियर है? इसी में एक आता है आर्टिकल 96। इसी में बच्चे एक आता है आर्टिकल वैकेंसीज एंड कोरम। हाँ, आर्टिकल 96। 96 क्या कहता है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। 96 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक टर्म की चर्चा की गई है, कास्टिंग वोट। सुनना, जब भी भैया चर्चा हो रही होगी रिमूवल ऑफ स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, डीएसपी, ये वो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जब किसी भी ऐसे प्रपोजल के ऊपर चर्चा हो रही होगी कि भैया एक प्रस्ताव लाया गया कि यार ये स्पीकर, ये डिप्टी स्पीकर ना काम नहीं कर पाते सही से, इनको रिमूव करना है। ऐसे किसी भी प्रपोजल में उस टाइम पर ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे। आई समझ? उस टाइम पर ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे। क्या सर ये वोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सुनना, और इसमें एक बात कही गई है कि ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स, यानी कोई आम प्रपोजल है, क्या है सर? कोई आम प्रपोजल है, यानी कि रिमूवल से अलग, कि प्रपोजल किस चीज का है कि मयंक को देहरादून भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसका प्रपोजल, ठीक है। तो ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स क्या ये वोट कर सकते हैं? आंसर इज नो। नो सर। ये सिर्फ और सिर्फ टाई होने के केस में वोट कर सकते हैं। किस केस में वोट कर सकते हैं? ये सर सिर्फ और सिर्फ टाई होने के केस में वोट कर सकते हैं। द टर्म यूज्ड हियर इज कास्टिंग वोट। इस टाई ब्रेकर वोट को हम क्या कहते हैं सर? कास्टिंग वोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 96 क्लियर है? आर्टिकल 96 क्लियर है? यस सर। Coming to Article 100. Article 100 is very very easy. इसमें सिर्फ एक टर्म याद रखना, that is quorum. What is quorum? मिनिमम नंबर्स उन मेंबर्स के जो होने चाहिए पार्लियामेंट में किसी भी जनरल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के। यानी कि पार्लियामेंट में कम से कम यार इतने लोग होने ही चाहिए, तभी भी किसी बात पे चर्चा होगी। सर ये कितने हैं? तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। अब जरा 545 का 1/10 निकालना। 545 का 1/10 निकालना। 55 members. 55 तो 545 का 1/10 निकालना। 55 members, sir. 55 मेंबर्स। तो मिनिमम 55 मेंबर्स होने ही चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग को करने के लिए। एंड ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ये होने ही चाहिए फॉर एनी प्रोसीडिंग टू बी स्टार्टेड, इज कॉल्ड क्वोरम। इज कॉल्ड क्वोरम। ये टर्म यूज हो सकता है। तो आर्टिकल 100 इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। ये टेस्ट है भैया, इसको कर लेना। अब मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, आसान आसान सवाल है, इतना तो कर ही सकते हो। इतना कर सकते हो तो जरा इसको आंसर करो जल्दी। इन दी कमेंट सेक्शन कोई बोलेगा नहीं, कमेंट में आंसर करिए, कमेंट में आंसर करिए सर।
झाको मत कॉपी में, आंसर इट। वेल एंड गुड। हाँ ये बताओ, हाय हाय क्या सवाल है, क्या सवाल है सर, ये बेसिक बुद्धि भी लगाओगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपसे मिलेंगे सर अब शाम को इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में, जिसपे हम ग्रेट हिमालयास और जो भी उसके पोर्शंस बचे हैं उसको सर हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ डोर शट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स को कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको जितना करा रहा हूं सिर्फ उतना ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। सर तो अब बहुत ज्यादा, हाँ बताओ। 75 आर्टिकल में आपने जो 2 अमेंडमेंट्स बताई थी, रिकॉर्डिंग देखना, ओके रिपीट सर। नहीं करूंगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर। या बंद करें अब, काफी टाइम हो गया। क्यों भाई, मजा आया? यस सर। एक एक पॉइंट को याद रखना प्लीज। ऑल राइट। यस सर। लो भाई, नितिन ने बता दिया। राज, नेहा, प्रिंस, राहुल, शुभजीत, भविष्य, पूजा, रोहित, एंड वी हैव हिमांशु, हेमंत, आयान। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। यस सर। शाम को मिलते हैं 5:35 पे। अच्छा शाम को क्लास रूम पे ही लेनी? ले लेंगे यार, रूम तो चल ही रहा है ठीक ठाक, ले लेंगे। हाँ सब चल रहा है, चला लेते हैं। ठीक है, वरना दूसरा शाम को मिलेंगे सर इंडियन ज्योग्राफी के सेशन में। इसको पूरा रिवाइज कर लेना। कल पार्ट 2 को आगे बढ़ा के कल हम पूरा, और दूसरा सब क्लॉज 5 बताया। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? हाँ भाई, एक्सप्रेस बैच, कोई दिक्कत आपको? सर ये एक्सप्रेस विथ वाले इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ जरूर मांग रहे थे मेरे से। नहीं दूंगा, नोट्स खुद बनाए। नोट्स आप अपने बना लेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का तो कल्चर ही खत्म कर दो सबसे पहले, पीडीएफ लेके बैठेंगे। नोट्स बनाइए अपने, लिखना सीखिए। क्या डीपीपी भेजी नहीं थी? डीपीपी मन नहीं भरा अभी? भेजी तो थी डीपीपी, फिजिकल जियोग्राफी की डीपीपी। हो गया सारा लेक्चर कंप्लीट? फिजिकल ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कि डीपीपी पहले ही सजा लोगे? बताइए। फिजिकल ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स हो गए हैं तो भेज दूं डीपीपी? नहीं हुए तो कंप्लीट करो, हो जाएगा तो मिल जाएगी। कि पहले प्रिंट आउट निकलवा के रख लो बढ़िया डीपीपी। फिजिकल ज्योग्राफी की कितनी डीपीपी मिली थी आपको बैच वालों, कितनी मिली थी? 11 मिली थी लगभग। अच्छा, 13। 11 ही मिली है? नो सर 13 है। भैया 13-14 डीपीपी होगी, और मैंने 2 असाइनमेंट भेजी थी आपको, एक 150 सवाल की थी, टोटल एक 100 15 सवाल थे की थी। सर। 250 टोटल सवाल 15 है उसमें, थे। उसको कर लेना। और अभी भी जिसने नहीं किया उसका वो तो दिख ही रहा है टेस्ट में हाल। तो बढ़िया है, करते रहिए। चलिए शाम को मिलते हैं। जय हिंद। जी हाँ सर।
जैन से जैन सर Change. जैन सर